ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, ये नाम याद रहेगा दुश्मन को, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लॉन्च किया गया। और फाइनली फाइनली जो पाकिस्तानी अवाम जिस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि हमें बदला चाहिए, वो बदला पाकिस्तानियों को दिया गया है। वो बदला मिल चुका है इस वक्त पाकिस्तानियों को। इस वक्त पाकिस्तानियों के कलेजों को ठंड पहुंच चुकी है और ये बदला बहुत ज़रूरी था एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो दुश्मन समझता था कि शायद एशिया पर सिर्फ उसी की धाक बैठ सकती है। शायद एशिया का टाइगर वही है। शायद वो जब चाहे जिस पर चाहे अटैक कर सकता है। वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सकता है, पाकिस्तान पर कर सकता है, वो बांग्लादेश पर अटैक कर सकता है, वो श्रीलंका पर अटैक कर सकता है। और इवन कि उसने चीन के साथ भी एक जंग लड़ रखी है, लेकिन चीन चूंकि उससे ताकतवर है तो इसलिए उसने दोबारा से चाइना का रुख नहीं किया। तो चाइना के जैसा रिप्लाई इस दुश्मन को, इस घातक दुश्मन को मिलना जरूरी था और वो रिप्लाई अब इस वक्त फाइनली पाकिस्तान दे चुका है। बुनियान अल मरसूस ऑपरेशन का नाम रखा गया। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब है आहिनी दीवार। और ये नाम इस सूरत में या उन अल्फाज की सूरत में रखा गया कि जिस मस्जिद पर ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया गया था मुजफ्फराबाद में, वहां पर उस मस्जिद में कुरानी आयत लिखी थी और उसमें ये अल्फाज थे बुनियान अल मरसूस, कुरान मजीद की आयत के। तो इस नाम को इसलिए ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। और इसके बाद इस ऑपरेशन में खास तौर पर जो बच्चों का बदला लिया गया, उन बच्चों के नाम से मौसूम किया गया इस ऑपरेशन को। और उसके बाद पाक फौज की जानिब से, पाक फिजाइया की जानिब से भारत पर भरपूर हमला किया गया। वो भारतीय अब कहाँ हैं जो कल अपने प्रोग्राम्स में, टीवी चैनल्स पर इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया जो ये दावे कर रहा था कि उन्होंने कराची फतह कर लिया है, उन्होंने वो पाकिस्तान में कोयटा तक पहुंच चुके हैं, वो इस्लामाबाद फतह कर चुके हैं और उनके मुताबिक आर्मी चीफ भी बंकर में मौजूद है। तो वो इस वक्त आपको गोदी मीडिया कहीं नजर नहीं आएगा, बल्कि गोदी मीडिया अब इस चीज को तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ने जहां जहां अटैक किए और वहां पर जो पाकिस्तान ने अपने अहदाफ हासिल किए हैं, इस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा इस वक्त तकलीफ है। उन्हें मरोड़ें उठ रही हैं कि कैसे इतना बड़ा, 10 गुना बड़ा पाकिस्तान से मुल्क, और पाकिस्तान उसको किस तरह से इस तरह रिप्लाई कर सकता है। ये चीज़ तो कभी मोदी ने ख्वाबो ख्याल में भी सोची नहीं होगी, लेकिन अब उसको इस चीज़ का जवाब मिल चुका है। सबसे जो अहम रोल प्ले किया वो हमारी एयरफोर्स ने प्ले किया है। उसमें सबसे पहले आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें ये जो नौजवान है ये डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहे हैं, इसका मतलब इनको पता है कि ये इंडिया में जाएंगे और वापस नहीं लौटेंगे। और इन्होंने यहाँ पर साइन किया और उसके बाद ये गए और गाजी बनकर वापस आए। इनको पता था कि अगर इनको शहादत मिलती तो ये शहादत भी एक अपना ही उसका रुतबा है, और अगर वो वापस लौटते हैं तो वो गाजी बनते हैं। तो ये अशखास गाजी बने हैं जो कि इस वक्त वापस आए हैं। खास तौर पर इस अटैक में हमारी एयरफोर्स ने सबसे अहम रोल प्ले किया है। वो रोल प्ले किया है जिसकी कभी भी इंडिया ये तवक्को नहीं कर रहा था। और उनमें एक बड़ा नाम जो कि सामने आ रहा है वो है एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद। ये इन्हीं की निगरानी में ये तमाम हमारे जो जेट्स हैं वो गए इंडिया में। इंडिया में जाने के बाद इंडिया में घुसकर इंडिया को मारकर वो वापस आए। लेकिन कितनी बड़ी कामयाबी है कि हमारे यहाँ से जेट्स, हमारे यहाँ से जहाज़ जो हैं वो जंगी जहाज़ जाते हैं इंडिया में, उनकी हदूद क्रॉस करते हैं, वहाँ पर जाकर उनको निशाना बनाते हैं, निशाना बनाने के बाद कामयाबी से वापस लौटते हैं। जबकि इंडिया ने जब ऑपरेशन किया था तो उनके अपने इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में ही राफेल पाकिस्तान ने मार गिराया था। और ये कोई अफवाहें नहीं है, बल्कि इस चीज़ को तस्लीम किया गया इंटरनेशनल मीडिया पर भी। और ख़ास तौर पर फ्रांसीसी जिनका खुद साख्ता है राफेल, उन्होंने इस चीज़ को CNN पर बैठकर तस्लीम किया कि उनका राफेल वाकई में वहाँ पर गिरा है। और राफेल को गिराया है पाकिस्तान के J-10C ने, जो पाकिस्तान ने चाइना से लिया है। तो ये एक अब टेक्नोलॉजी की बार भी इस वक्त इसको कह सकते हैं कि इस वक्त चाइना की भी धाक पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया पर इस वक्त बैठ चुकी है। तो हमारी एयरफोर्स की बदौलत ही हमने राफेल को गिराया, हम इंडिया में घुसे और वहां पर भी इंडिया को हमने मारा। और एक और सबसे अहम नाम वो है कामरान मसीह का, जिन्होंने राजवाड़ी में एयरबेस को तबाह किया और ये भी वतन वापस लौटे हैं। देखें, धर्म, जो वतन है वो धर्म से भी बड़ा होता है, मजहब से भी बड़ा होता है। यहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ पर ये जो जमीन है, ये मट्टी है, यही आपको सबसे ज्यादा अजीज होती है और इसके लिए आप अपनी जान को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। यही कुछ दिखाया है, यही कुछ जो सिखाया है वो कामरान मसीह ने हमें बताया है। अब नाज़रीन कराम, जो पाकिस्तान ने अटैक वहां पर किया था इंडिया में, उस वाले से जरा तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान ने उनमें सबसे पहले ब्यास में अटैक किया। खासतौर पर ये जो हमारे अटैक हैं ये अल फतह मिसाइल इनमें यूज किया गया।
ये रिसेंटली कुछ ही दिन हुए इस मिसाइल को लॉन्च हुए, तो सबसे पहले उसका तजर्बा जो है वो जंग में इस वक्त पाकिस्तान ने कर लिया है और उस तजर्बे में ये मिसाइल जो है वो कामयाब भी हुआ है। इसकी रेंज जो है वो 120 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। अभी तो हमारे पास और भी मिसाइल बाकी हैं, लेकिन उनको अभी हमने यूज़ नहीं किया। तो ब्यास में अटैक किया गया, वहाँ पर ब्राह्मोस में जो जगह थी जहाँ से पाकिस्तान पर अटैक हो रहे थे, रात को 2:30 बजे तकरीबन, मैं भी उस वक्त बाहर मौजूद था जब रावलपिंडी में ख़ास तौर पर जो एयरबेस है इसको अटैक किया गया, शोरकोट में अटैक किया गया, लाहौर में अटैक किया गया, सरगोदा में अटैक किया गया। तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान को बिलाखिर अटैक करना पड़ा और पाकिस्तान ने फिर ब्राह्मोस जहां से वो मिसाइल आ रहे थे उस जगह को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पाकिस्तान ने उधमपुर में एयर डिफेंस सिस्टम, उनका जिस सिस्टम ने जो है वो जहां यहां से जो मिसाइल जाने थे उनको इंटरसेप्ट करना था, उस सिस्टम को पाकिस्तान ने तबाह किया है। S-400 खासतौर पर आप नाम सुन रहे होंगे, तो ये वो सिस्टम है जो एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर यूज होता है। उस चीज को पाकिस्तान ने अटैक किया। पाकिस्तान ने पठानकोट में एयरबेस उनकी उड़ाई, पाकिस्तान ने जलंधर में उनकी एयरबेस को उड़ाया, गुजरात में पाकिस्तान ने मल्टीपल एयर बेसिस को उड़ाया, दिल्ली में इवन के पाकिस्तान का मिसाइल इंटरसेप्ट हुआ, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के ड्रोन्स भी ऑलरेडी वहां पर पहुंचे। और राजस्थान में भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को पाकिस्तान ने अटैक किया। श्रीनगर में भी आपने जो पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान ने एयर बेस को और साथ में मिलिट्री चौकियों को वहां पर अटैक किया है। और चंडीगढ़ में भी वेपन जो डिपो है, जहां पर वेपन आप जखीरा आप कह सकते हैं, तो उसको भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया। तो टोटल अगर कुल मिलाकर बात करें तो तकरीबन ये 26 से ज्यादा ऐसे मकामात हैं इंडिया में जिनको पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से निशाना बनाया गया। और एक और अहम चीज पाकिस्तान ने बाकायदा से बोला था कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। जब इंडिया की जानिब से फौजी तनसीबात पर हमले हुए तो उसके बाद हमने बताकर उन पर हमला किया। इंडिया की जानिब से 2 बार हमले हुए और दोनों बार रात की तारीकी में हुए, जबकि हमने जब हमला किया तो बताकर किया और सुबह के वक्त हमने हमला किया। अब इस सारे से हुआ यह कि इंडिया को अब इस वक्त पता चला है कि वाकई में पाकिस्तान कोई मुल्क है, ऐसा मुल्क है जो कि हमको ललकार सकता है, हमें जवाब दे सकता है। और इसी वजह से इंडियन मीडिया को भी देख रहे हैं कि वो भी उस वक्त वहां पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और साथ साथ इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं उनके भी चेहरे पर इस वक्त परेशानी जो है वो नमूदार हो चुकी है। वो भी अब इस वक्त जंग को रोकना चाहते हैं और ये जंग उन्हीं की स्टार्ट करदा थी, उन्हीं ने शुरुआत इसकी की, जो कि पाकिस्तान ने इसका आप कह सकते हैं कि इस वक्त इख्तिताम किया है। इस जंग में अमेरिका अब इस वक्त कूद पड़ा है और अमेरिका के कूदने से जंग में फिलहाल तो सीज फायर हो चुका है। लेकिन एक और चीज़ अभी भी इंडिया की हट धर्मी नहीं गई, अभी भी शायद एक और ऑपरेशन इनके खिलाफ लॉन्च करना पड़ेगा, तब जाकर इनकी ये हट धर्मी जाएगी। और इंडिया के बकौल इस वक्त उनके वजीर खारजा का यह बयान है कि ये जंग हमने एक तो पाकिस्तान के कहने पर हमने बंद की और साथ में सिंध तास मुआहदा जो है वो मुअत्तल ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने बोला था कि सिंध तास मुआहदा की मुअत्तली जंग तस्वुर होगी, तो मतलब यह है कि अभी भी जंग जो है वो टली नहीं है। अभी सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन अगर सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ या उसको दोबारा से न चलाया गया, जिस तरह से अभी उसको मुअत्तल किया गया है, तो दोबारा से जंग ये हो सकती है। और अगर ये जंग हो तो फिर पाकिस्तान आर्मी को, खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को एक चीज़ अपने जहन में रख लेनी चाहिए कि आपने अब वहाँ पर जो डैम्स तामीर करना है इंडिया के, उनको निशाना बनाना है। जब वहाँ पर डैम्स को निशाना बनाया जाएगा तो फिर वो पानी किस तरह से रोक सकते हैं, फिर वो क्या उनका बाप भी पानी नहीं रोक सकता, और वैसे भी रोकना भी नहीं चाहिए। और ना ही इस वक्त इंटरनेशनल, चाहे वो हम देख रहे हैं कि अमेरिका या दीगर ममालिक हैं, वो भी इस वक्त कूद पड़े हैं और वो भी रोकने नहीं देंगे। बहरहाल ये जंग जो है वो पाकिस्तान ने इसमें फतह हासिल कर ली है। लेकिन इसमें एक और अहम चीज़ जो है वो एंड पर बात करते चले, ख़ास तौर पर गद्दार वतन का सर्टिफिकेट इस वक्त जो है वो थोप के हिसाब से बांटा जा रहा है, हर किसी पर लगाया जा रहा है। ख़ास तौर पर PMLN के सपोर्टर्स इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हवा दे रहे हैं और गद्दार वतन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उनको भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब वोट को इज्जत दो का नारा वो लगाते थे उस वक्त वो भी जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे थे। तो अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिस तरह से जुल्म हो रहा है या उनके खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं, तो अगर PTI की जानिब से कुछ सवालात किए जा रहे हैं, आर्मी पर इवन के चाहे सवालात किए जा रहे हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो जनाब गद्दार वतन हो सकते हैं, वो मुल्क के खिलाफ जा सकते हैं। अभी इस वक्त वाज़ेह मिसाल सबके सामने आ चुकी है कि जब मुल्क की बात आई, जब अपने वतन की सालमियत की बात आई, तो तमाम के तमाम किस तरह से यकजा हुए, इकट्ठा हुए और इंडिया को
मुंह तोड़ जो है वो जवाब उनकी जानिब से दिया गया। तो जब भी कोई अगर सवाल उठाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो गद्दार है, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो चाहता है कि ये मुल्क जो है वो बेहतर सिमत में जाए, यहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, इसलिए वो ये इस तरह के सवालात कर सकता है। बहरहाल मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। अब तक जो है वो जंग इस वक्त सीज फायर हो चुका है और इसमें पाकिस्तान वाज़े तौर पर कामयाबी अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स कामयाबी अपने नाम कर चुकी है और इंडियन एयरफोर्स जिनको बड़ा जोम है, जिनको लगता है कि जनाब वही शायद चौधरी हैं, वही बदमाश हैं, अभी उनकी बदमाशी भी, उनकी अकड़ भी निकल चुकी है और वो अपने तकरीबन 3 राफेल हैं जिनको वो खो चुके हैं।